दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको ज्योग्राफी की वीडियो आगे कंटिन्यू कराएंगे। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हमने आपको 103 तक कंप्लीट करा दिए थे सारे क्वेश्चन। आज हम 104 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला जो है हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इन कथनों पर देखिए विचार करते हैं। हिमालय के उत्तरी ढाल पर दक्षिणी ढाल की तुलना में अधिक सूर्यताप की प्राप्ति होती है। पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा पूर्वी हिमालय में जैव विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो देखिए इसका ऑप्शन बी सी, ठीक है, केवल ऑप्शन 2। अब देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हिमालय के दक्षिणी ढाल पर उत्तरी ढाल की तुलना में अधिक सूर्यताप की प्राप्ति होती है, यानी ये उल्टी बात इसने यहाँ पर कही थी। देखिए ये आपको मालूम ही होगा कि जो कर्क रेखा है, ठीक है, ये भारत में है। और अगर हम अर्थ का आपके बारे में आपने पढ़ा होगा, ये सब विषुवत रेखा है और ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, सूर्यताप अधिक होता है, ठीक है, और इससे ऊपर जाने पे फिर इतना अधिक नहीं रहता। तो आपको मालूम है कि जैसे भारत है तो भारत से कर्क रेखा अगर गुजरती है तो देखिए ये जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है। इसका मतलब अगर आप ऊपर चलेंगे तो क्या होगा, ऊपर चलेंगे तो सूर्यताप घटता चला जाएगा। तो यहाँ पर इसने यही कहा है कि हिमालय के दक्षिणी ढाल पर उत्तरी ढाल की तुलना में अधिक सूर्यताप की प्राप्ति होती है। इसकी अधिक सूर्यताप की प्राप्ति होती है किधर जाने पर, उत्तरी ढाल की तुलना में दक्षिणी ढाल पर, यानी दक्षिण ये इस वाली साइड जाने पर। ये वैसे एक आइडिया है, याद करने के लिए कॉन्सेप्ट है, बस आप इसे दूसरी तरीके से भी याद कर सकते हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 ये कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुमाऊं हिमालय की सर्वोच्च चोटी नंदा देवी है। पश्चिमी घाट कृष्णा, कावेरी तथा तुंगभद्रा नदियों का उद्गम स्थल है। कावेरी नदी अपने प्रवाह मार्ग में नदी द्वीपों का निर्माण करती है। लोग जोग जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। देखिए ये जो है ये कावेरी नदी पर स्थित नहीं है, ठीक है। इसका जो ऑप्शन 1 और 2 तो ऑप्शन ठीक है, क्योंकि जो कुमाऊं हिमालय की सर्वोच्च चोटी क्या है, नंदा देवी है, ये तो ठीक है। पश्चिमी घाट जो है कृष्णा, कावेरी तथा तुंगभद्रा का नदियों का उद्गम स्थल है। ये आपको मालूम होगा कि इनका जो उद्गम स्थल है यह है तो पूर्वी घाट इधर को जा रही है, पूर्वी घाट की साइड इधर को बंगाल की खाड़ी में, लेकिन इनका जो उद्गम स्थल है वो पश्चिमी घाट पर ही है। तो ये भी ठीक है। अभी कह रहा कावेरी नदी अपने प्रवाह मार्ग में नदी द्वीपों का निर्माण करती है। हाँ, तो कावेरी नदी नदी द्वीपों का निर्माण करती है, ये भी ठीक है, ठीक है। तो लेकिन ये जोग जल प्रपात जो है, ये जोग जल प्रपात जो शरावती नदी पर स्थित है, ठीक है। तो ये कावेरी नदी पर स्थित नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए कौन कौन से सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में ही आता है। पोतुला ये जास्कर श्रेणी में आता है और खोरदुंगला ये लद्दाख श्रेणी में आता है, लेकिन जेलेपला ये कैलाश श्रेणी में नहीं आता है। अब देखिए नहीं आता है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जेलेपला या जेलेप दर्रा जिसकी ऊंचाई 4267 मीटर या 13,999 फीट है, भारत में सिक्किम के पूर्वी सिक्किम जिले तथा चीन में तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के बीच ऊंचा पर्वतीय दर्रा है। यानी ये जेलेप दर्रा जो है, ये जेलेप दर्रा कहाँ है, ये देखिए सिक्किम में है, ठीक है। और सिक्किम में कहाँ है, सिक्किम के जो पूर्वी सिक्किम जिले हैं तथा चीन में तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के बीच ऊंचा पर्वतीय दर्रा, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में, चीन में तिब्बत का स्वायत्त क्षेत्र है उसके बीच में और सिक्किम जिले में, इनके बीच में सबसे ऊंचा दर्रा है जेलेपला दर्रा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो देखिए पश्चिमी घाट की अनाईमुदी और दोदा बेटा पर्वतीय चोटियां अन्नामलाई पहाड़ियों पर अवस्थित हैं। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर कम होती जाती है।
पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी पहाड़ियों पर एक दूसरे से मिलता है। तो देखिए इसके बारे में इसकी जो हम व्याख्या पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी जो है केवल 3 वाला जो है वो क्या है, सही है, ये वाला ऑप्शन सही है। अब ये बाकी ऑप्शन 2 ऑप्शन क्यों सही नहीं है? देखिए सबसे पहला तो ये पश्चिमी घाट की जो अनाईमुदी और दोदा बेटा पर्वत चोटियां हैं ये अन्नामलाई पहाड़ियों पर अवस्थित हैं, ये बात गलत है। क्यों? ये देखिए पश्चिमी घाट की ऊंचाई पूर्वी घाट की तुलना में अधिक है, ये पूर्वी घाट की तुलना में अधिक औसत है, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर तथा इनकी ऊंचाई उत्तर दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी, ये वाली बात जो ये है पश्चिमी घाट की अनाईमुदी और दोड्डा बेटा पर्वत श्रेणी अन्नामलाई पहाड़ियों पर अवस्थित है, इसके बारे में यहाँ से देखिए पढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी, ठीक है, इसकी ऊंचाई दे रखी है 2695 मीटर और पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों में है। वहीं दोदा बेटा जो है वो जिसकी ऊंचाई इतनी दे रखी है नीलगिरी पहाड़ियों में है। पूर्वी और पश्चिमी घाट एक दूसरे से नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं, तो ये वाला बात ठीक है। अब देखिए ये ऑप्शन गलत हुआ और देखिए ये दूसरा वाला जो पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर कम होती चली जाती है। तो देखिए पश्चिमी घाट ये है, अब पश्चिम की घाट के कह रहा है जो ऊंचाई है उत्तर से दक्षिण की ओर कम होती जाती है। ये देखिए उल्टा कह रहा है कम नहीं होती बल्कि यहाँ बढ़ती चली जाती है। आपने अगर आप एटलस में देखेंगे तो आप जो है कुछ इस तरीके से देखेंगे कि यहाँ से जो है ये जो है बढ़ती चली जाती है, ये इस तरीके से ये बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर क्या कहा है इसने, उल्टा कहा है, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है। अच्छा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो देखिए करेबा निक्षेप जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, ये ठीक है कथन। जो करेबा निक्षेप हैं ये जम्मू कश्मीर में ही पाए जाते हैं और करेबा जो है जाफरान की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। ये दोनों ही कथन ठीक हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए आप। देखिए करेबा निक्षेप जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं जिनका उपयोग केसर की स्थानीय किस्म जाफरान की कृषि में किया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 109, पूर्वी तटीय मैदानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। तो देखिए पूर्वी तटीय मैदान के संदर्भ में हम बात कर लेते हैं। पूर्वी तटीय मैदान मतलब ये वाले मैदान जो हैं, ये कह रहे हैं पूर्वी तटीय मैदान की अपेक्षा पश्चिमी तटीय मैदान चौड़ा है। तो देखिए इन दोनों में जो चौड़ा वाला है वो ये वाला चौड़ा है, ठीक है, ना कि ये चौड़ा, ठीक है। तो ये जो उल्टा कह रहा है पूर्वी तटीय मैदान की अपेक्षा पश्चिमी तटीय मैदान चौड़ा है, ये गलत है। ये वाला चौड़ा है जबकि ये वाला इतना चौड़ा नहीं है। पूर्वी तटीय मैदान पर महाद्वीपीय मग्न तट की चौड़ाई कम होने के कारण यहाँ पत्तनों और पोताश्रयों का विकास कठिन है। ये कह रहा है पूर्वी तटीय मैदान पर महाद्वीपीय मग्न तट की चौड़ाई कम होने के कारण। तो देखिए इसमें क्या है, ये वाला ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। क्यों गलत है इसके बारे में भी व्याख्या में देखते हैं हम। देखिए तीसरा वाला ऑप्शन देखते हैं, इस तटीय मैदान में बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो देखिए यहाँ जो है डेल्टा ही बनाती हैं ये, तो ये भी क्या गलत है। ये तटीय मैदान सुनामी व सागरीय तरंगों से प्रभावित है, तो ये बात ठीक है क्योंकि आपको ओडिशा इधर ही मिलेगा, तो ये जो है प्रभावित है, ठीक है। अभी देखिए क्या है कि इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक चौड़ा है, ठीक है। इस तट पर महाद्वीपीय मग्न तट की चौड़ाई अधिक है। महाद्वीपीय मग्न तट की जो चौड़ाई है वो अधिक है। कहाँ पर? यहाँ पर। ये कह रहा है पूर्वी तटीय मैदान पर महाद्वीपीय चौड़ाई कम है जबकि ये कह रहा है अधिक है, ठीक है। दूसरा कह रहा है यहाँ बहने वाली नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी ठीक है। केवल 4 वाला जो ऑप्शन है वो जो है सही है और अन्य जो है गलत हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, छोटा नागपुर पठार, जो छोटा नागपुर पठार के चारित्रिक लक्षणों में शामिल हैं
देखिए ये ग्रेनाइटिक नीस के बने हैं, इनकी ढाल दक्षिण की ओर है। छोटा नागपुर पठार पर पुराने बाढ़ग्रस्त मैदानों की उपस्थिति वेदिकाएं अवस्थित हैं, इन पर तीव्र कगारों का अभाव पाया जाता है। तो देखिए इसका क्या होगा ऑप्शन ठीक है ए, यानी केवल 1 और 3, बाकी ये जो ऑप्शन है ये गलत है। अब देखिए गलत क्यों है, ये जो है छोटा नागपुर का पठार पर पुराने बाढ़ग्रस्त मैदानों की उत्थित वेदिकाएं अवस्थित हैं, ये तो ठीक है। ये कह रहा है ये इनकी ढाल दक्षिण की ओर है, तो देखिए ढाल दक्षिण की ओर नहीं है बल्कि उत्तर की ओर इसकी ढाल है, उत्तर की ओर ढाल है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो नदियाँ वगैरह हैं वो उत्तर की ओर जो गंगा में जाके मिलती हैं, इसी वजह से मिलती हैं। और देखिए दूसरा कह रहा है इन पर तीव्र कगारों का अभाव पाया जाता है, तो देखिए यहाँ पर कगार हैं, क्यों है यहाँ पर कगार, देखिए बात इसमें देख लीजिए। इन पठारों की ढाल उत्तर की ओर है, किनारों पर ये पठार अत्यधिक अपर्दित हैं, ये जो अत्यधिक अपर्दित हैं जिसकी वजह से यहाँ पर तीव्र कगारों का निर्माण हुआ है, तो निर्माण है ना कि अभाव है, इसलिए क्या है ये गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, ये भारत में लावा पठार की अधिकतम मोटाई मिलती है, ये कहाँ मिलती है, महाराष्ट्र में मिलती है। ठीक है, क्यों मिलती है इसकी व्याख्या देख लीजिए। क्रीटेशियस काल में प्रायद्वीपीय क्षेत्र में ज्वालामुखी उद्भेदन से भारत के लावा पठार का निर्माण हुआ। कहाँ से निर्माण हुआ, क्रीटेशियस काल में। ठीक है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में ज्वालामुखी उद्भेदन से भारत के लावा पठार का क्या हुआ, निर्माण हुआ। इस पठार की अधिकतम मोटाई लगभग 3000 मीटर है। ठीक है, मुंबई तट के सहारे मिलती है। इस पठार की अधिकतम मोटाई मुंबई तट के सहारे मिलती है, जहां से पूरब और दक्षिण दिशाओं में यह मोटाई घटती जाती है। ठीक है, तो मुंबई कहां पर है, मुंबई महाराष्ट्र में है, तो अधिकतम ऊंचाई कहां होगी, महाराष्ट्र में होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 112, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। दामोदर नदी हजारीबाग तथा रांची के पठार को अलग करती है, ये ठीक है। जो हजारीबाग तथा रांची के पठार को दामोदर नदी क्या करती है, अलग करती है। ठीक है, और ऐसा कुछ यहाँ पर है, तो ये उसको इन दोनों चीज़ों को क्या करती है, अलग करती है, हजारीबाग को और रांची के पठार को। ठीक है, रांची मतलब झारखंड में कहीं होगा। और देखिए क्या है, दामोदर नदी बेसिन कोयला भंडार की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो देखिए ये बात भी ठीक है, दामोदर नदी जो है वो कोयला भंडार की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। रांची पठार की चोटी पार्श्वनाथ छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी है, ये गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऑप्शन ए ठीक है, 1 और 2। दामोदर नदी हजारीबाग तथा रांची के पठार को अलग करती है। दामोदर नदी बेसिन कोयला भंडार की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है, पारसनाथ छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी है। पारसनाथ जो है वो छोटा नागपुर की सर्वोच्च चोटी है, लेकिन यहाँ रांची का पठार का हिस्सा नहीं है, मतलब ये रांची के पठार का हिस्सा नहीं है, ये कोडरमा पठार का हिस्सा है। ठीक है, ये बात आपको समझनी है कि रांची जो है पठार की चोटी पारसनाथ ये सबसे ऊंची है, लेकिन छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी है। तो देखिए छोटा नागपुर की चोटी तो है, लेकिन रांची की जो है रांची के पठार का कोई हिस्सा नहीं है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 113, भारत में पहचान किए गए प्रमुख प्रवाल भित्ति क्षेत्र हैं। तो देखिए प्रवाल भित्ति क्षेत्र कौन कौन से हैं, मन्नार की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी। ठीक है, मन्नार की खाड़ी और जो कच्छ की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी ये है और मन्नार की खाड़ी यहाँ कहीं है। तो ये यहाँ पर क्या है, ये बात ठीक है कि यहाँ पर प्रवाल भित्ति क्षेत्र हैं। ये लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये भी हैं। सुंदरबन क्षेत्र नहीं है, सुंदरबन ये प्रवाल भित्ति नहीं और माजुली द्वीप भी नहीं है। अब देखिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये वाला ठीक है, 1 और 2। मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत में प्रमुख प्रवाल भित्ति क्षेत्र है। सुंदरबन, ये सुंदरबन जो है मैंग्रोव वन के लिए,
और ये माजुली जो है ये क्या ब्रह्मपुत्र नदी में एक द्वीप है, ठीक है। असम में जो है माजुली द्वीप कहाँ है, असम में है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी में एक द्वीप है, क्या नदी द्वीप है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये प्राचीन रूपांतरित सेलों द्वारा बना हुआ तथा बहुत ही छत बिछत है। यहाँ अनेक बालू का स्तूप तथा कांप मिट्टी जिसे लेटराइट के मैदान पाए जाते हैं। तो उपयुक्त कथन में से किस तट के बारे में है, तो मालाबार तट के बारे में है ये, ठीक है। मालाबार जो तट है ये उसके बारे में है, मालाबार तट के बारे में, इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं हम। उपयुक्त कथन का संबंध मालाबार तट से है। यहाँ पश्चिमी घाटों से निकलने वाली अनेक छोटी छोटी और वेगपूर्ण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से कांप मिट्टी के मैदान बन गए हैं। तट के ऊपर लहरों का आक्रमण होता रहता है, विशेषकर दक्षिण पश्चिम मानसून के समय, जिससे समस्त तटभूमि के ऊपर अनेक बालू का स्तूप बन गए हैं। अतः विकल्प ए सही है। अब देखिए चेन्नई है, काकीनाडा है और कोरोमंडल है, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए चेन्नई तट क्या है, चेन्नई तट प्रवाल भित्तियों रहित है ये, और उन्मग्न महाद्वीप तट है, ठीक। उन्मग्न यानी जलमग्न। इस तट पर भित्तियों के अभाव के कारण रेतीली दीवारों की लंबी श्रृंखला स्थापित हो गई है। जब यहाँ पर प्रवाल भित्ति नहीं है तो यहाँ पर क्या है, इनके अभाव के कारण रेतीली दीवारों की लंबी श्रृंखला स्थापित हो गई है, जिसके बीच बीच में डेल्टा बने हुए हैं। अतः विकल्प भी गलत है। अब देखिए काकीनाडा तट पर भी प्रवाल रचनाओं का अभाव है तथा उत्तर की ओर बंगाल की खाड़ी के उत्तरी सिरे पर यह तट बहुत अधिक डेल्टाओं द्वारा घिरा हुआ है। इस तट पर अनेक नदियां पठारी क्षेत्र से मिट्टी लाकर तट के निकट जमा कर देती हैं, अतः समुद्र तट छिछला है। अतः विकल्प सी क्या है, गलत है। कोरोमंडल तट, जिसे तमिलनाडु तट भी कहा जाता है, विस्तृत कांप मिट्टी का मैदान है। ये तट अधिकतर छिछला और बलुई है, अतः विकल्प डी गलत है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 115, भारत के पश्चिमी तट के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करना है। तो देखिए पश्चिमी तट के संदर्भ में, पश्चिमी तट अपने शांत पश्च जलों के लिए प्रसिद्ध है। ये एक जलमग्न तट है। इस तट पर अनेक ज्वारनंद मुख हैं, यानी एस्चुरी हैं। तो देखिए पश्चिमी तट के बारे में आपको मालूम होगा कि यहाँ पर ज्वारनंद मुख भी हैं, यानी एस्चुरी भी हैं, क्योंकि डेल्टा तो है इधर वाली पूर्वी तट की साइड, और पश्चिमी तट में क्या है, एस्चुरी है। तो ये तो ठीक है, ये एक जलमग्न तट है, ये भी हमने ऊपर बताया था आपको, ये जलमग्न तट है, ठीक है। और ये पश्चिमी तट अपने शांत पश्चिमी जल के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए ये भी ठीक है। जो झीलें यहाँ पर खारे पानी की बहुत सारी, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के दक्षिण भाग में खारे पानी की कई झीलें पाई जाती हैं, जिन्हें लैगून झील कहते हैं। खारे पानी की झील को क्या कहते हैं, लैगून झील कहते हैं। कालांतर में पश्चिमी घाट के निमज्जन के कारण यहाँ प्राकृतिक पोताश्रों का विकास हुआ तथा ये एक जलमग्न तट है। इस तट पर प्रभावित होने वाली नदियां अपने तीर प्रवाह, पठारी संरचना और कम अवसाद भार के कारण ज्वारनंद मुख का निर्माण करती हैं। अतः तीनों कथन सही हैं। अब देखिए 116 के बारे में पढ़ लेते हैं। शिवालिक श्रेणी के संदर्भ में क्वेश्चन नंबर 116 है, शिवालिक श्रेणी के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करना। तो ये हिमालय की नवीनतम श्रेणी है जो रूपांतरित एवं अवसादी चट्टानों से निर्मित है। अपनी बहत्तर अवस्थिति के कारण यह सामान्यतः भूकंप एवं भूस्खलन जैसी घटनाओं से रहित है। इसके पूर्वी भाग में उष्णाद्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। तो कौन सा कथन सही है, इसमें सिर्फ ये केवल 3 वाला ही सही है, बाकी 2 कथन गलत हैं। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। शिवालिक श्रेणी का निर्माण जलोढ़ अवसादों जैसे कीचड़, सिल्ट और मुलायम चट्टानों से हुआ है, ठीक है। तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण कैसे हुआ, कीचड़ से, सिल्ट से, मुलायम चट्टानों से। इसके निर्माण में रूपांतरित चट्टानों की कोई भूमिका नहीं है, ठीक है। रूपांतरित चट्टानों की कोई भूमिका नहीं है। ये हिमालय की सबसे युवा श्रेणी है तथा इसकी चट्टानें अपेक्षाकृत कम ठोस हैं। यहाँ अक्सर भूकंप और भूस्खलन की घटनाएं होती रहती हैं। ये हिमालय का सर्वाधिक मृदा अपरदन वाला क्षेत्र है। अतः कथन 1 और 2 सही नहीं है। अब देखिए शिवालिक के पूर्वी भाग में उष्णाद्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। वनों की सघनता पश्चिम की ओर कम होती जाती है। शिवालिक को लघु हिमालय से अलग करने वाली घाटियों को पश्चिम में दून तथा पूर्व में द्वार कहा जाता है। अतः कथन 3 क्या है, सही है।
अब देखिए यहाँ पर 117 निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तो देखिए कामेत ये पर्वत की चोटी है और ये इनकी अवस्थिति है। तो देखिए कौन कौन से सुमेलित हैं तो कौन कौन से सुमेलित नहीं है। तो देखिए जो कामेत है ये जास्कर की, ठीक है, ये बात ठीक है, जास्कर श्रेणी में है कामेत पर्वत चोटी जो है। और हरदेवल जो श्रेणी है, हरदेवल श्रेणी ये गढ़वाल में नहीं है और चौखंबा भी कुमाऊं में नहीं है, बल्कि माशरब्रूम जो है ये काराकोरम में है। अब देखिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो है कामेत जास्कर में है, कामेत जास्कर पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। ये उत्तराखंड के चमोली जिले में है तथा भारत की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। माशरब्रूम चोटी काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है, ठीक है। कहां पर है? काराकोरम में। अतः युग्म 1 और 4 सुमेलित हैं, मतलब ये और ये सुमेलित हैं। लेकिन हरदेवल जो है चोटी नंद देवी अभ्यारण्य के उत्तर में कुमाऊं हिमालय में स्थित है, ठीक है। इसे भगवान का मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। चौखंबा चोटी गंगोत्री समूह की सबसे ऊंची चोटी है जो गढ़वाल हिमालय में स्थित है। अतः युग्म 2 और 3 सुमेलित नहीं है। तो 2 और 3 सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो उसका ऑप्शन सी ठीक है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 118 निम्नलिखित पर्वत चोटियों पर विचार कीजिए। तो देखिए माउंट कोयोब, सेडल पीक, माउंट दियोबोलो और माउंट थुलियर। तो इनमें से उपयुक्त में से किन की अवस्थिति भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है? तो देखिए किस किस की स्थिति है? सैडल पीक की अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ठीक है। और माउंट थुलियर की है। और इसकी व्याख्या में देख लेते हैं। उपयुक्त सभी चोटियां अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित हैं। ये सभी ही अवस्थित हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ऑप्शन होगा 1 2 3 4, यानी डी वाला ऑप्शन। अब देखिए सैडल पीक इनकी दे रखा है उत्तरी अंडमान में है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई दे रखी है 738 मीटर। माउंट दियोबोली ये मध्य अंडमान में है 515 मीटर। माउंट कोयोब ये दक्षिणी अंडमान में 460 मीटर। माउंट थुलियर ये ग्रेट निकोबार में 642 मीटर। अतः विकल्प बी की डी क्या है? सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 119 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूस प्रदेश कहते हैं क्योंकि यहाँ खनिज संसाधनों का विपुल भंडार है। तो देखिए छोटा नागपुर के पठार को क्या कहते हैं? भारत का रूर प्रदेश कहते हैं, रूर प्रदेश। तो इसका क्या है कि कर्नाटक पठार की चट्टानें आग्नेय अथवा रवेदार हैं तथा इसमें कहीं भी प्राचीन जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन सी है 1 और 2 ये दोनों ही क्या हैं? सही हैं। अब इस पर देखिए क्या है, छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश कहते हैं क्योंकि यहाँ खनिज संसाधनों का विपुल भंडार है। क्या है? बहुत सारा भंडार है। इन्हीं खनिज संसाधनों के आधार पर यहाँ विभिन्न खनिज आधारित उद्योग धंधों की स्थापना संभव हो सकी है। अतः कथन 1 क्या है? सही है। कर्नाटक पठार के उत्तरी भाग में कृष्णा व तुंगभद्रा नदियां प्रवाहित होती हैं, जबकि दक्षिणी भाग में इसे मैसूर पठार के नाम से जाना जाता है। इस पठार की चट्टानें आग्नेय अथवा रवेदार है तथा इनमें कहीं भी प्राचीन जीवाश्म जो है नहीं पाए जाते हैं। इस पठार की चट्टानें खनिज पदार्थों में धनी है। इस पठार की जो चट्टानें वो खनिज पदार्थों में धनी है। अतः कथन 2 भी सही है। अब चलते हैं 120 थार मरुस्थल में। जो थार मरुस्थल में उच्च तापांतर के क्या कारण हैं? तो देखिए थार मरुस्थल में उच्च तापांतर के क्या क्या कारण हैं? वनस्पतियों का अभाव, बादलों की अनुपस्थिति, मृदा की प्रकृति और महाद्वीपीय जलवायु। तो देखिए मेरे ख्याल से चारों ही ऑप्शन होने चाहिए क्योंकि जहाँ पर वनस्पति नहीं होंगी, बादलों की अनुपस्थिति होगी, मृदा की प्रकृति होगी यानी रेतीली मिट्टी होगी, तो महाद्वीपीय जलवायु होगी, तो वो स्थान क्या होंगे? वो थार मरुस्थल होंगे, ठीक है। अब देखिए क्या वनस्पतियों के अभाव में ही क्षेत्र आने वाले और आपतन को रोककर नहीं रख पाता, ठीक है। और अतः जितना और सौर विकिरण दिन में आपतित होता उतना ही रात में परावर्तित हो जाता। बादलों की अनुपस्थिति के कारण दिन में प्राप्त और सौर विकिरण और रात्रि में पार्थिव विकिरण पर कोई रोक नहीं रहती। यहाँ की मृदा या तो चट्टानी है या बलुई और दोनों की प्रकृति जल धारण की नहीं है। अतः ये दिन में तापमान को बढ़ा तथा रात में घटा देते हैं।
समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर होने के कारण यहाँ महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है, जिसका दैनिक तापांतर अधिक होता है। तब प्रश्न के संदर्भ में दिए गए उपयुक्त सभी जो कारण हैं सही हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप पर स्थित है। यह वनस्पति विहीन है। ज्वालामुखी द्वीप अंडमान द्वीप समूह का भाग है। तो देखिए उपयुक्त में से ये जो कौन सा कथन सही है, यह सही है, तो डी वाला इसमें 1 2 3 तीनों क्या है सही है। अब देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गोवा स्थित राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान NIO के वैज्ञानिक दल के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप ज्वालामुखी ने फिर से लावा राख उगलना आरंभ कर दिया है। ये दक्षिण एशिया का एकमात्र घोषित सक्रिय ज्वालामुखी है, अतः कथन 1 सही है। यह अंडमान द्वीप समूह का भाग है तथा यहाँ पहला अभिलिखित ज्वालामुखी उद्भेदन 1787 में हुआ था। यह ज्वालामुखी द्वीप भारत और वर्मी विवर्तनिक प्लेट के किनारे पर ज्वालामुखी पेटी के मध्य में स्थित है। यह निर्जन व बंजर क्षेत्र है तथा यह द्वीप प्रमुखता वनस्पति से विहीन है, अतः कथन 2 व 3 भी सही हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 122 ये कह रहे हैं कच्छ के रण, ठीक है, रन ऑफ कच्छ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये एक विस्तृत वनस्पति विहीन एवं ज्वारीय कीचड़दार भूमि क्षेत्र है। कच्छ के रण को काठियावाड़ प्रायद्वीप से कच्छ की खाड़ी अलग करती है। तो देखिए उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं, तो इसमें C 1 और 2 दोनों ही क्या है सही हैं। काठियावाड़ प्रायद्वीप से कच्छ की खाड़ी अलग करती है, ठीक है, ये ठीक है कच्छ के रण को। और दूसरा देखिए कच्छ का रण एक विस्तृत वनस्पति विहीन ज्वारीय कीचड़दार भूमि क्षेत्र है। वनस्पति विहीन है और कीचड़दार भूमि क्षेत्र है। यहाँ निवास एवं सीमा क्षेत्र के परिदृश्य का विच्छेदन हुआ है। कच्छ के रण को कच्छ की खाड़ी काठियावाड़ प्रायद्वीप से अलग करती है। इस निम्न स्थलीय दलदल क्षेत्र की मृदा में नमक की उच्च मात्रा विद्यमान है, जिसके कारण ये पूरा क्षेत्र लगभग बंजर और अनुपजाऊ है, अतः कथन 1 और 2 सही हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 123 निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो देखिए विचार कर इस पे देखिए क्या है, पहाड़ियां हैं और ये क्षेत्र हैं। तो राजमहल की पहाड़ियां क्या मालाबार तट पर है? ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए राजमहल कहीं इधर रहा और मालाबार इधर रहा, तो कह रहे हैं राजमहल की पहाड़ियां मालाबार तट पर, रेगमा की पहाड़ियां पूर्वोत्तर भारत पर, लुशाई की पहाड़ियां मध्य भारत पर। देखिए इसमें से क्या है, ऑप्शन बी ठीक है, केवल 2। रेगमा की जो पहाड़ियां पूर्वोत्तर भारत पर हैं, बाकी दोनों ऑप्शन गलत हैं। राजमहल की पहाड़ियां झारखंड राज्य में स्थित हैं, ये जुरेसिक काल की हैं। रेगमा की पहाड़ियां पूर्वोत्तर राज्य में अवस्थित हैं। रेगमा की पहाड़ियां पूर्वोत्तर राज्य यानी असम वगैरह में क्या है अवस्थित हैं, तथा लुशाई की पहाड़ियां जिन्हें मिजो की पहाड़ियां या नीला पर्वत नाम से भी जाना जाता है, मिजोरम राज्य में अवस्थित हैं। अतः विकल्प वी सही है, ठीक है, यानी केवल 2 वाला ऑप्शन ठीक है और ये दोनों आपस में नहीं मिलते हैं। ये कह रहा है 124 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उत्तर से दक्षिण के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है, उत्तर से तो आपको मालूम होगा कि सबसे पहले कौन सी है, विंध्य है, अरावली है, अजंता है, सतपुड़ा है, कौन सी है? तो देखिए सबसे पहले अरावली ही आती है, ठीक है। उसके बाद में आपने देखा होगा अरावली के बाद में क्या कौन सी आती है, अरावली के बाद में विंध्य आती है और विंध्य के बाद में कौन सी आती है, सतपुड़ा आती है और फिर अजंता आती है, ठीक है। तो उसका सही क्रम क्या है, ये है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 125 निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। ये तट दे रखे हैं और उनका विस्तार दे रखा। तो देखिए काठियावाड़ तट क्या है, सौराष्ट्र कच्छ से सूरत तक। अच्छा, कोंकण तट क्या है, कुमारी अंतरीप से कृष्णा नदी के डेल्टा तक। और मालाबार तट कृष्णा के डेल्टा से लेकर गंगा के डेल्टा तक। तो देखिए इसमें क्या है, केवल एक ही सही है, जो काठियावाड़ तट है। ये काठियावाड़ तट जो है, ये जो है सौराष्ट्र से सूरत तक है, ठीक है, सूरत तक है ये काठियावाड़ तट, ये ठीक है ये।
और बाकी जो है उसके बाद में कोंकण तट है और उसके बाद में मालाबार तट है। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। तो इसलिए देखिए कोंकण तट जो है ये कह रहे हैं कृष्णा नदी के डेल्टा तक है, तो डेल्टा इधर है, इधर होगा, इस वाली साइड में होगा, तो इससे कोई मतलब नहीं है, गलत है ये। और देखिए मालाबार तट ये भी देखिए कृष्णा के डेल्टा ये अलग साइड है और मालाबार तट अलग है, तो उसका केवल एक ही सही होगा, ऑप्शन 1, ये जो काठियावाड़ है यही सही तरीके से सुमेलित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इसको व्याख्या देख लेते हैं। काठियावाड़ तट सौराष्ट्र से सूरत तक विस्तृत है, जबकि कोंकण तट का विस्तार सूरत से गोवा तक है। ठीक है, तथा मालाबार तट का विस्तार गोवा से कन्याकुमारी तक है, दक्षिण गोवा से कन्याकुमारी तक है। अतः युग्म 2 व 3 सुमेलित नहीं है। अब 126 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना। स्थान दे रखे हैं और उनकी अवस्थिति दे रखी है। पोर्ट ब्लेयर और इंदिरा पॉइंट और कोको आइलैंड। तो देखिए ये जो पोर्ट ब्लेयर है उत्तरी अंडमान में, ये नहीं है अवस्थित। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में है और कोको आइलैंड जो है म्यांमार में है। ठीक है, तो ये इसका क्या है, ऑप्शन बी 2 और 3 ठीक है। पोर्ट ब्लेयर जो है वो दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है। ठीक है, बाकी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 127वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। नीलगिरी की पहाड़ियां पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर अवस्थित हैं। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक है। नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं वहां पर क्या होता है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का क्या होता है, मिलन होता। डोडा बेटा नीलगिरी की चोटी के साथ साथ दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या है, केवल एक ठीक है। ठीक है, जो ये वाला ऑप्शन है ठीक है, ये गलत है। अभी इसकी व्याख्या देख लीजिए। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है। डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची तथा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जो कि अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। कहां पर स्थित है, ये अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। अतः केवल कथन 1 सही है, कथन 2 सही नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 128, पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ये प्रायद्वीप पठार में बहने वाली बड़ी बड़ी नदियों का स्रोत है। आकृति की दृष्टि से ये एक संपूर्ण इकाई है। ये दीवार की भांति खड़ा है, जिसे केवल दर्रे से ही पार किया जा सकता है। तो देखिए इसका ऑप्शन डी, तीनों ही क्या है, सही है। ठीक है, तीनों ही सही है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर उत्तर दक्षिण दिशा में ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक क्या है, विस्तृत है। ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक क्या है, विस्तृत है। ये उत्तर से दक्षिण की ओर ये दीवार की भांति खड़ा है और ये क्या है, ढलान नुमा है। ठीक है, जिसे केवल दर्रे से होकर ही पार किया जा सकता है। आकृति की दृष्टि से ये संपूर्ण इकाई है। आकृति की दृष्टि से क्या है, संपूर्ण इकाई तथा ये प्रायद्वीपीय पठार में पूरब की ओर बहने वाली बड़ी बड़ी नदियों का क्या है, स्रोत है। अतः कथन, सभी कथन क्या है, सही है। 129वां देख लेते हैं। ये कह रहा है कथनों पर विचार करना है। गुरु शिखर अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। दक्कन पठार तापी नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में फैला है। तो देखिए क्या उपयुक्त में सी में केवल 1 और 3 जो है सही है, 2 वाला ऑप्शन गलत है। गुरु शिखर अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। काली नदी दक्षिण भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी है। ठीक है, दक्कन का पठार तापी नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में फैला था। विकल्प सी क्या है, वो सही है। ठीक है, तो अभी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 130वां, यदि आप प्रसिद्ध सेला पास, तवांग मठ की समृद्ध बौद्ध विरासत, जीरो म्यूजिकल फेस्टिवल और बारडो छम नृत्य का अनुभव लेते हुए यात्रा कर रहे हो, तब आप भारत के निम्नलिखित किस राज्य में हैं? देखिए तो किस राज्य में होंगे आप? सिक्किम में होंगे, मिजोरम में होंगे, अरुणाचल प्रदेश में होंगे, जम्मू कश्मीर में होंगे। तो देखिए इसमें क्या है, अरुणाचल प्रदेश में होंगे। ठीक है, क्यों? देखिए तवांग मठ कहाँ है और बौद्ध विरासत कहाँ है और जहाँ पर प्रसिद्ध सेला पास है और जीरो म्यूजिक फेस्टिवल है और बारडो छम नृत्य होता, तो ये कौन सा अरुणाचल प्रदेश है? देखिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सेला दर्रा अत्यंत उच्च पर्वतीय दर्रा है जो अरुणाचल प्रदेश के तवांग और पश्चिमी कामेंग जिले की सीमा पर अवस्थित है। अरुणाचल प्रदेश का तवांग मठ भारत का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। जीरो म्यूजिकल फेस्टिवल भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश की जीरो घाटी में खुले
प्रांगण में आयोजित किया जाने वाला संगीत समारोह है? बारदोछम अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के एक छोटे समुदाय शेरडुकपेन समुदाय का लोक नृत्य है। तो विकल्प क्या है? सी सही है। 131, ये पर्वत दर्रा नेपाल, भारत और चीन के बीच रणनीतिक त्रिसंधीय सीमा पर स्थित है। ठीक है, इसका उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों द्वारा किया जाता है। भारत और चीन ने 1992 इस दर्रे के माध्यम से अपना पहला सीमा व्यापार मार्ग खोला था। उपयुक्त वर्णन निम्नलिखित में से किस पर्वत दर्रे का है? देखिए उसमें ऑप्शन लिपुलेख का है। ठीक है, इसमें क्या? लिपुलेख ला दर्रा नेपाल, भारत और चीन के बीच रणनीतिक त्रिसंधीय सीमा पर स्थित है। ठीक है, ये लिपुलेख दर्रा कहां पर है? नेपाल, भारत और चीन के बीच रणनीतिक त्रिसंधि सीमा पर स्थित है। नेपाल, भारत और चीन के बीच दो त्रिसंधीय बिंदु हैं। पहला पश्चिमी नेपाल में स्थित लिपुलेख में और दूसरा पूर्वी नेपाल में स्थित झिनसंग चूली में। लिपुलेख ला तिब्बत के पुराने व्यापारिक शहर तकलाकोट के साथ नेपाल की उत्तर पश्चिम स्थित व्यास घाटी को और उत्तराखंड राज्य को जोड़ता है। भारत और चीन ने वर्ष 1992 में लिपुलेख ला दर्रे के माध्यम से अपना पहला सीमा व्यापार मार्ग खोला था। भारत के और चीन के बीच दूसरा सीमा व्यापारिक मार्ग वर्ष 1993 में सिपकी ला दर्रा में खोला गया था। लिपुलेख ला चीन और भारत के साथ नेपाल की सीमा का अंतिम बिंदु है और नेपाल एवं तिब्बत के बीच व्यापारिक और तीर्थ यात्रियों के लिए एक प्राचीन मार्ग के रूप में जाना जाता है। तो विकल्प सी क्या है? सही है। देखिए इसके बारे में आपने पढ़ लिया, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 132, निम्नलिखित शहरों में से कौन भारत के 0 माइल सेंटर के निकटतम देशांतर पर स्थित शहर है? रायपुर, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद। तो कौन सा है? हैदराबाद। नागपुर भारत के भौगोलिक केंद्र बिंदु पर स्थित है जिसे 0 माइल सेंटर कहा जाता है। इसी केंद्र से भारत के विभिन्न प्रमुख शहरों की दूरी नापी जाती है और इसी दूरी को 0 माइल साइट पर स्थित स्तंभ पर उकेरा गया है, यानी 0 माइल पिलर। नागपुर, ठीक है, इसका जो डिग्री दे रखी है 21.1458 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 79.0882 डिग्री पूर्वी देशांत तक विस्तृत है। देखिए रायपुर के दे रखी है इन्होंने यहाँ पर, और बेंगलुरु के दे रखी है, हैदराबाद की दे रखी है और पुणे की दे रखी है। तो दिए गए विवरण से स्पष्ट है कि हैदराबाद नागपुर 0 माइल्स के सेंटर के देशांतर के निकटतम है, अतः विकल्प डी सही है। ठीक है, तो आप इसको देख लें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 133वां क्वेश्चन, भारत के प्रायद्वीप क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत के गोंडवाना कोयला भंडार का 90% से अधिक भाग प्रायद्वीप क्षेत्र में पाया जाता है। प्रायद्वीप भारत का सर्वोच्च शिखर डोडाबेट्टा है। तो देखिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसके बारे में क्या है? केवल ऑप्शन ए ठीक है। ठीक है, कौन सा सही है? ऑप्शन ए, भारत के गोंडवाना में। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रायद्वीप पठार की सतह समतल और कम ढलान वाली होती है। जो प्रायद्वीप पठार होते हैं उनकी जो सतह होती है समतल होती है और कम ढलान वाली होती है। खंडित ब्लॉकों का ऊर्ध्वाधर और अर्धव्यासीय विस्थापन इसकी विशेषता है। प्रायद्वीपीय भारत दक्षिण भारत की विविध स्थलीय और जलवायु प्रारूप से मिलकर बने हैं। भारत के कुल कोयला भंडार का लगभग 98% भाग गोंडवाना कोयला भंडार में स्थित है। यह कोयला लगभग 250 मिलियन वर्ष पहले निर्मित हुआ था। भारत के गोंडवाना क्षेत्र में मध्य और दक्षिण भारत का एक बड़ा भूभाग शामिल है, अतः कथन एक सही है। नर्मदा नदी और महानदी द्वारा निर्मित सीमांकन उत्तर और दक्षिणी भारत के बीच पारंपरिक सीमा रेखा है। प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुडी है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 2695 मीटर है। डोडाबेट्टा की ऊंचाई 2637 मीटर है, अतः कथन 2 सही नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। भारत में अधिकांश हिमनद कृपंजाल श्रेणी में स्थित हैं। गंगोत्री हिमनद हिमालय के कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। तो इसका एक ऑप्शन बी जो है केवल 2 ठीक है, यानी गंगोत्री जो है क्या है? हिमनद हिमालय के कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। देखिए भारत के अधिकांश ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी में स्थित हैं। ये हिमालय के लगभग आधे हिमखंड वाले क्षेत्र में लगभग 16,000 वर्ग किलोमीटर ग्लेशियरों का आश्रय स्थल है, अतः कथन एक सही नहीं है।
गंगोत्री ग्लेशियर हिमालय के कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है, अतः कथन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और मिजोरम। उपयुक्त में से कौन से राज्य म्यांमार के साथ अपनी भू सीमा साझा करते हैं? तो कौन सा साझा करते हैं? देखिए, म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले 4 उत्तर पूर्वी राज्य व उनकी सीमा रेखा की लंबाई यहां पर दे रखी है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है इसका? 1 और 4, 1 और 4, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड और मणिपुर भी करते हैं। इनकी सीमा रेखा दे रखी है। अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा रेखा की लंबाई जो साझा करता है म्यांमार के साथ वो 520 किलोमीटर की, और नागालैंड 215 की, और मिजोरम 510 की, और मणिपुर 398 किलोमीटर की। तो विकल्प भी सही है। भारत के तटवर्तीय मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। तो देखिए, पूर्वी तटीय मैदान अपने उद्गामी प्रवृत्ति के कारण पत्तनों और बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक स्थितियां प्रदान करता है। देखिए, पूर्वी तटीय मैदान बंदरगाह के लिए है ही नहीं, वो तो पश्चिमी तटीय मैदान है जो क्या करता है, प्राकृतिक स्थितियां प्रदान करता है। पश्चिमी तटीय मैदानों से होकर बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये बात ठीक है, एस्चुरी बनाती हैं। मालाबार तट में कयाल का उपयोग मछली पकड़ने और अंतरदेशीय नौ परिवहन के लिए किया जाता है, ये भी ठीक है। केरल के बारे में आपने पढ़ा होगा, कयाल का उपयोग। तो देखिए क्या है उपयुक्त? सी। केवल 2 और 3 क्या है इसमें? कथन सही है। 2 और 3 सही है कथन। ठीक है, तो ये कथन गलत है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं अभी। ये दोनों कथन सही है। पश्चिमी तट निमज्जित तट का एक उदाहरण है। ठीक है, पश्चिमी तट निमज्जित तट का एक उदाहरण है। अपनी निमज्जन प्रवृत्ति के कारण ये संकीर्ण क्षेत्र है, ये पत्तनों और बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक स्थितियां प्रदान करता है। तो देखिए, ये क्या है, पूर्वी तटीय मैदान क्या पत्तनों के लिए क्या प्रदान करता? नहीं करता। ठीक है, बंदरगाह तो ये पश्चिमी तटीय मैदान ही करता है, तो वो गलत हो जाता है। तो 2 और 3 ही सही रह जाते हैं। अभी देख ले, इसके बारे में आगे पढ़ लेते हैं। ठीक है, उभरा हुआ तट होने के कारण यहाँ पत्तन और पदाश्रय कम है। यहाँ पर महाद्वीपीय शेल्फ का विस्तार समुद्र में 500 किलोमीटर तक है, जिसके कारण यहाँ पत्तनों और पदाश्रयों का विकास मुश्किल है। कथन एक सही नहीं है। पश्चिमी तट मध्य में संकीर्ण तथा उत्तर और दक्षिण की तरफ चौड़े हो जाते हैं। इस तटीय मैदान से बहने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। कथन 2 सही है। मालाबार तट पर कयाल के रूप में विशेष स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, जिसका प्रयोग मछली पकड़ने एवं अंतस्थलीय नौकायन के लिए किया जाता है और पर्यटकों के लिए विशेषकर आकर्षण का केंद्र है। अतः कथन 3 सही है। केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वल्लम कल्ली से नौका दौड़ का आयोजन पुन्नामादाता कयाल में किया जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तट क्या है, चौड़ा है और एक उभरे हुए तट का उदाहरण है। यहाँ पूर्व की तरफ बहने वाली और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ पूर्व की ओर बहने वाली और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों द्वारा निर्मित सुविकसित डेल्टा हैं। इनमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा शामिल हैं। तो देखिए क्या है, पश्चिमी तटीय मैदान से होकर वाली नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो देखिए यहाँ पर इसने एक दूसरी बात कही है। वो क्या कही है इसने कि पश्चिमी तटीय मैदानों से होकर जाने वाली, ना कि पश्चिमी तटीय मैदान में। ठीक है, वो इसलिए थोड़ा मिस्टेक थी। तो इधर को जो जा रही है तो ये तो डेल्टा बनाती हैं, लेकिन यहाँ कोई डेल्टा नहीं बनता। तो ये है, तो 2 और 3 ठीक है, ये कथन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा ध्रुव से तात्पर्य है विकासशील देश, हिमालय और हिंदू कुश, न्यायपालिका और ग्रीनलैंड। तो देखिए वी, हिमालय और हिंदू कुश। तीसरा ध्रुव यानी थर्ड पोल क्या है, तात्पर्य है अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड के बाद विश्व के तीसरे सबसे बड़े बर्फ के भंडार क्षेत्र हिमालय और हिंदू कुश से हैं। अतः विकल्प भी सही है। तीसरे ध्रुव के हिमनद वियतनाम से लेकर अफगानिस्तान तक के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। यांगसी, हांगहो, मेकांग और गंगा समेत एशिया की 10 सबसे बड़ी नदियों को पानी यहाँ की हिमानियों के पिघलने से मिलता है। ठीक है, इन जो 3 नदियां हैं, यांगसी है, हांगहो है, मेकांग है और गंगा, और एशिया की 10 जो बड़ी नदियां हैं वो पानी कहाँ से मिलता है? यहाँ की हिमानियों के पिघलने से मिलता है। ठीक है, तीसरे ध्रुव क्षेत्र में वैश्विक ताप वृद्धि की दर वैश्विक औसत से बहुत अधिक है और ये दर अधिक ऊंचाई पर अपेक्षाकृत और अधिक हो जाती है, जिससे पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन का खतरा हिममंडल के वातावरण पर बृहत है। ठीक है, इस प्रवृत्ति के अभी बने रहने के आसार हैं। देखिए ये क्या, हिममंडल पृथ्वी का जमा हुआ जल हिस्सा है।
जलवायु परिवर्तन अनुमानों से पता चलता है कि दक्षिण एशिया के सभी क्षेत्र सदी के अंत तक कम से कम 1 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म हो सकते हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में ये 3.5 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। ठीक है, तो दक्षिण एशिया के जो सभी क्षेत्र हैं सदी के अंत तक क्या होंगे, 1 डिग्री कम से कम अधिक गर्म हो जाते हैं, और कुछ क्षेत्र में ये 3.5 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। उत्तर से दक्षिण तक पर्वतीय श्रृंखलाओं के निर्माण का सही क्रम क्या है? देखिए, उत्तर से दक्षिण तक जो श्रृंखलाएं हैं उनका नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। तो देखिए, इसमें सी वाला ऑप्शन ठीक है। क्या सबसे पहला काराकोरम है उत्तर से दक्षिण की ओर, और उसके बाद में लद्दाख, उसके बाद में जास्कर, उसके बाद में पटकाई बुम। देखिए, इन्होंने इसमें मैप पे दिखाया है। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खादर पट्टी में नदी की धाराएं लुप्त हो जाती हैं। तराई क्षेत्र भावर पट्टी के दक्षिण में स्थित है। भांगर क्षेत्र चूनेदार घास से नियुक्त होता है। तो देखिए, इसका 2 और 3 ही सही है। ये पहला जो ऑप्शन है, खादर पट्टी में नदी की धाराएं लुप्त हो जाती हैं, ये क्या है, गलत है। ठीक है, तो उत्तरी भारतीय मैदानों की संरचना, भारत के उत्तरी मैदानों की विविध उच्चावच विशेषताएं हैं। भावर, ये वे क्षेत्र है जहां नदियां पहाड़ों से उतरने के बाद शिवालिक के ढलानों के समानांतर अवस्थित लगभग 8 से 16 किलोमीटर की संकरी पट्टी में कंकड़ों का जमाव करती हैं। इस भावर पट्टी में नदी की सभी धाराएं लुप्त हो जाती हैं, अतः कथन एक सही नहीं है। तराई, यह भावर के दक्षिण में स्थित क्षेत्र है। ठीक है, और अतः कथन 2 सही है। इस क्षेत्र में धाराएं और नदियां फिर से उभरती हैं तथा एक गीले दलदली और कीचड़दार क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिसे तराई के नाम से जाना जाता है। यह वन्य जीवों से परिपूर्ण एक घना वन क्षेत्र है। अब देखिए, बांगड़ और भांगर क्या है। ये पुराने जलोढ़ से निर्मित उत्तरी मैदान के सबसे बड़े हिस्से हैं। ये क्षेत्र नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है और वेदिका जैसी संरचनाओं का निर्माण करते हैं। इस क्षेत्र की मिट्टी में कैल्शियम युक्त जमाव यानी चूनेदार गाद को स्थानीय रूप से कंकड़ के रूप में जाना जाता है, अतः कथन 3 भी क्या है, सही है। अब देखिए, खादर क्या है, ये बाढ़ के मैदानों के नए युवा निक्षेप हैं। ये लगभग प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत होने के कारण उपजाऊ होते हैं। इस प्रकार ये गहन कृषि के लिए आदर्श होते हैं। अब देखिए, क्या 140वां क्वेश्चन है। भारत के प्राकृतिक भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित भू आकृतियों में से कौन सी ज्वालामुखी नहीं है? तो देखिए, कौन सा ज्वालामुखी नहीं है? अरावली पर्वत श्रेणी, दक्कन ट्रेप, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। तो देखिए, इसका ऑप्शन केवल 1 और 4, यानी 1 और 4 लक्षद्वीप और अरावली पर्वत श्रेणी ये ज्वालामुखी नहीं है। बाकी अंडमान निकोबार और दक्कन ट्रेप ये ज्वालामुखी है। अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रेणी है। दक्कन ट्रेप क्रीटेशियस काल में ज्वालामुखी गतिविधि के परिणामस्वरूप विकसित हुआ। बंगाली खाड़ी के अधिकतर द्वीप, जिनमें अंडमान और निकोबार द्वीप शामिल है, प्रकृति में ज्वालामुखी है। लक्षद्वीप मूल रूप से प्रवाल से निर्मित है। 141वां, देखिए, भारत में द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं। लक्षद्वीप का समग्र द्वीप समूह प्रवाल निक्षेपों से निर्मित है। तो देखिए, क्या है इसका भी ऑप्शन ठीक है। केवल 2 हमने ऊपर पढ़ाई था लक्षद्वीप के बारे में, प्रवाल निक्षेपों से निर्मित है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह 9 डिग्री चैनल से अलग होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या है। ठीक है, देखिए, बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 142वां क्वेश्चन है। उत्तरी मैदानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। उत्तरी मैदान केवल सिंधु नदी द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित है। नए जलोढ़ निक्षेपों को भांगर के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, दोनों ही ऑप्शन क्या गलत है। इसकी व्याख्या दे रखी है, क्यों गलत है, ये बहुत बड़ी व्याख्या है। इसको आप जो है विस्तार से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है। अरावली श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ये विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वत के अवशेषों का प्रतिनिधित्व करती हैं। साबरमती और लूणी नदी का उद्गम अरावली से ही होता है। तो देखिए, 1 और 2 दोनों ही कथन क्या है, सही है। सबसे पुराने वलित पर्वत हैं ये, और साबरमती और लूणा नदी का उद्गम अरावली से ही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित कथनों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना। तो देखिए, पलानी पहाड़ियाँ, कार्डमम पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, उत्तर से दक्षिण की ओर करना है ना,
ऊपर से नीचे की ओर। तो आपको पता है सबसे पहले कौन सी पहाड़ी पड़ती है? सबसे पहले पहाड़ी पड़ती है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी पड़ती है। और उसके बाद में जो है क्या है, पलानी की पहाड़ियाँ। और उसके बाद में जो है हमारा क्या पड़ती है, अन्नामलाई पहाड़ियाँ। और फिर क्या आती है, ये कार्डमम जिसे इलायची पहाड़ियाँ कहा जाता है। तो विकल्प सी क्या है? ठीक है, सी वाला। ये कह रहे हैं नीलगिरी, पलानी, अन्नामलाई और कार्डमम। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच बालाघाट डर रहा है। नल्लामला, जावडी भी दक्षिण के पहाड़ी श्रेणियां हैं, लेकिन उक्त पहाड़ियों से ऊपर अवस्थित हैं। पश्चिमी और पूर्वी घाट नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। भारत में निम्नलिखित रामसर स्थल में से कौन सा ताजे जल का निकाय है? तो देखिए कौन सा जो है, कोलेरू झील है, ठीक है। भारत में रामसर झीलें हैं, उसके बारे में यहाँ पर दे रखा, आप पढ़ सकते हैं। 147वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो देखिए बांग्लादेश से किन राज्यों की सीमा मिलती है? देखिए इसमें जो है इसका ऑप्शन बी है 1, 3 और 4, मतलब पश्चिम बंगाल की मिलती है, ये तो आपको मालूम है। असम की मिलती है और मिजोरम की मिलती है, सिक्किम की नहीं मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको देखिए, इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। चिकन नेक गलियारा या सिलीगुड़ी गलियारा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित एक संकीर्ण भूमि क्षेत्र है जो सिक्किम और पश्चिम बंगाल के बीच स्थित है। इसलिए सिक्किम की भूमि सीमा बांग्लादेश से नहीं लगी हुई है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा से असम के साथ बांग्लादेश की उत्तरी और पूर्वी हिस्से की सीमाएं हैं, बल्कि मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा के साथ बांग्लादेश के पूर्वी भाग की सीमाएं लगी हुई हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगली वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।